कैसे महज 25 साल का एक नौजवान लाखों आदिवासियों के लिए धरती आबा बन गया, मतलब धरती का पिता, और जिसकी सिर्फ एक हुंकार ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। आज की हमारी बातचीत इसी कहानी पर है, जो सिर्फ एक विद्रोह की नहीं बल्कि एक उलगुलान की है। आपने उलगुलान की बात की और ये शब्द ही मतलब इस पूरी कहानी का सार है। महाविद्रोह। महाविद्रोह, बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी के अंत के छोटा नागपुर में। ठीक है। ये वो दौर था जब अंग्रेज, जमींदार, साहूकार, ये सब जिन्हें आदिवासी दिक्कू कहते थे। दिक्कू मतलब बाहरी लोग? जी, बाहरी लोग, वो उनकी दुनिया में घुस आए थे और वो आदिवासियों की जो खूंट कट्टी व्यवस्था थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये उनकी सामूहिक जमीन की परंपरा थी, है ना? बिल्कुल, हजारों साल पुरानी परंपरा, उसे तोड़ा जा रहा था। मतलब जिनकी जमीन थी उन्हीं को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा था। एक यही हो रहा था। आप सोचिए, जो लोग जंगल और जमीन के मालिक थे, वो अचानक अपनी ही जमीन पर या तो किराएदार बन गए या फिर बंधुआ मजदूर। और यही वो जमीन थी जिसमें बिरसा मुंडा नाम का, कह सकते हैं, एक तूफान पनप रहा था। तो चलिए इस तूफान की शुरुआत से ही बात करते हैं। 15 नवंबर 1875। जी, रांची का उलिहातू गांव। वहां बिरसा का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो ये थी कि जमींदारों की वजह से उनके परिवार को लगातार, मतलब एक गांव से दूसरे गांव भटकना पड़ता था। हाँ, और एक बच्चे के तौर पर बिरसा ने अपनी माँ से पूछा भी था, माँ, हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? और ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, ये उस पूरे समुदाय का दर्द था जो अपनी जड़ों से उखड़ रहा था। सही बात है। और बात सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। अंग्रेजों ने नए वन कानून लागू कर दिए थे, फॉरेस्ट एक्ट्स। जी। इन कानूनों का मतलब था कि जिस जंगल को आदिवासी अपना घर, अपनी माँ मानते थे, अब उसमें जाने के लिए, लकड़ी काटने या अपने मवेशी चराने के लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अपने ही घर में घुसने के लिए किराया दो। हाँ, एक तरह से तो यही हुआ। ये उनके पूरे अस्तित्व पर हमला था। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, सब कुछ जंगल से जुड़ा था। सब कुछ। घर में खाने की कमी तो थी ही, जैसा कि बिरसा के बचपन में दिखता है, जहां उनकी माँ अक्सर भूखी सो जाती थी। लेकिन उससे भी बड़ा संकट पहचान का था। और ये छोटे छोटे अपमान, जैसे अपने ही भाई को साहूकार के घर बाल मजदूरी करते देखना, ये सब बिरसा के अंदर लावा भर रहे थे। इन मुश्किलों के बावजूद बिरसा में एक कलाकार भी था। कहते हैं वो भेड़ बकरियां चराते हुए बांसुरी बजाने में माहिर हो गए थे। हाँ, और उन्होंने बांस से एक तारा भी बनाया था। अच्छा। जी, और कहते हैं कि उनकी धुन में ऐसा जादू था कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गांव वाले कहते थे कि ये लड़का कुछ खास है। और शायद यही कला उनकी प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक थी। हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक मिशनरी स्कूल में दाखिला मिला। पर यहाँ एक पेच था। क्या? मुफ्त शिक्षा चाहिए तो ईसाई धर्म अपनाना होगा। ओह, तो ये एक तरह का सौदा था, शिक्षा के बदले अपनी पहचान छोड़ दो। उस वक्त कई परिवारों के लिए ये एक बहुत मुश्किल चुनाव था। उन्हें लगा कि शायद पढ़ लिख कर बिरसा इस गरीबी और अन्याय से लड़ पाएगा। लेकिन स्कूल में बिरसा ने कुछ और ही देखा। क्या देखा? वहां उनकी अपनी सारना परंपरा, जिसमें वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उसको जंगली और पिछड़ा हुआ बताया जाता था। मतलब अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा करने की कोशिश। बिल्कुल। और यहीं से टकराव शुरू हुआ। वो निर्णायक क्षण तब आया जब स्कूल के एक पादरी ने कहा, तुम्हारा पुराना धर्म झूठा है। ये बात तो किसी को भी चुभ जाएगी। और बिरसा को तो ये तीर की तरह लगी। उनके लिए उनका धर्म कोई किताब थोड़ी थी, वो तो उनके पहाड़ थे, उनकी नदियां, उनके जंगल थे। वो झूठ कैसे हो सकते हैं? सही है। बस उसी पल उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। साल था 1890, और यहीं से एक युवा बिरसा की अपनी जड़ों की तरफ वापसी की यात्रा शुरू हुई। इस वापसी के बाद बिरसा का जो नया रूप सामने आया वो कमाल का था। लगभग 6 फीट का कद, चौड़ी छाती और आंखों में एक ऐसी आग जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। जी। उन्होंने समझा कि ये जो लोग बिखरे हुए हैं, इन्हें जोड़ने के लिए एक साझा विश्वास चाहिए, और यहीं उन्होंने बिरसाइत धर्म की नींव रखी। ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया। हाँ, ये आज सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब लग सकता है, लेकिन उस वक्त के हालात समझिए। आदिवासी समाज अलग अलग गांवों और कबीलों में बटा हुआ था।
कोई एक केंद्रीय नेतृत्व था नहीं, तो बिरसा ने धर्म को एक सूत्र में पिरोने वाले धागे की तरह इस्तेमाल किया। तो ये कहना सही होगा कि ये एक आध्यात्मिक कदम से ज्यादा एक राजनीतिक रणनीति थी, लोगों को एक झंडे के नीचे लाने का तरीका। बिल्कुल सही, एक शानदार रणनीति थी। और उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी साधी थीं। जैसे उन्होंने कहा, जंगल हमारा मंदिर है, पहाड़ हमारा देवता है और नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। ये बातें तो लोगों को सीधा अपनी पहचान से दोबारा जोड़ रही थी। बिल्कुल। और वो सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे थे, वो लोगों की सेवा भी कर रहे थे। उन्हें जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान था। हाँ, वो बीमारों का मुफ्त में इलाज करते थे। जी, इस वजह से लोगों का उन पर विश्वास और भी गहरा हो गया। वो धरती आबा के साथ साथ वैद्य बिरसा भी बन गए थे। तो उन्होंने पहले लोगों का विश्वास जीता, उन्हें एक पहचान दी और फिर उन्हें उनके हक के लिए लड़ने को तैयार किया। अब जमीन तैयार थी उस महाविद्रोह के लिए, जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है। बिल्कुल। यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिरसा ने जंगलों में गुप्त सभाएं करनी शुरू की, रात के अंधेरे में, और देखते ही देखते 6000 से ज्यादा आदिवासियों की एक सेना तैयार हो गई। और हथियार, कोई बंदूकें या तोपें नहीं, सिर्फ तीर, कमान, भाले और कुल्हाड़ी। और एक ही नारा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। और उन्होंने हमले के लिए 25 दिसंबर 1899 यानी क्रिसमस की रात को चुना। ये एक प्रतीकात्मक चोट थी। पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों, जमींदारों के घरों और मिशनरियों पर एक साथ हमला किया गया। बिरसा की रणनीति कमाल की थी, गोरिल्ला युद्ध। हाँ, हमला करो और फिर घने जंगलों में ऐसे गायब हो जाओ कि अंग्रेजी सेना उन्हें ढूंढ ही ना पाए। लेकिन अंग्रेजों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी। बिल्कुल। और इस लड़ाई का सबसे भयानक दिन था 9 जनवरी 1900, डुमरी की सैल रकाब पहाड़ी पर। वहां क्या हुआ था? बिरसा अपने कुछ हजार समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे जब 300 अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओह! अब आप उस मंजर को सोच कर देखिए। एक तरफ तीर कमान से लड़ते आदिवासी और दूसरी तरफ बंदूकों और तोपों से लैस फौज। नतीजा तो तय ही था। नतीजा दिल दहला देने वाला था। अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, सैकड़ों लोग मारे गए, औरतें, बच्चे, सब। कहते हैं पूरी पहाड़ी लाशों से पट गई थी। और बिरसा? इस नरसंहार के बीच बिरसा किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद तो अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए होंगे। बहुत बुरी तरह। उन्हें समझ आ गया था कि बिरसा सिर्फ एक बागी नहीं है, वो एक प्रतीक बन चुका है। तो उन्होंने इनाम रखा होगा? जी, बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और जहां बड़ा लालच होता है, वहां अक्सर विश्वासघात भी होता है। उन्हीं के किसी अपने ने धोखा दिया। हाँ, 3 फरवरी 1900 को उन्हीं के दल के एक व्यक्ति ने पैसों के लालच में जंगल में सोते हुए बिरसा को पकड़वा दिया। उन्हें रांची जेल ले जाया गया, और जेल में उनके साथ जो हुआ वो इस कहानी का शायद सबसे क्रूर अध्याय है। जी, उन्हें सड़ा हुआ खाना और गंदा पानी दिया जाता था। और 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अंग्रेजों ने जो आधिकारिक कारण बताया वो था हैजा, लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। लोगों को क्या लगता था? आम राय यही थी कि उन्हें धीमा जहर दे के मारा गया था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा को अदालत में पेश करने से विद्रोह की आग और भड़क सकती थी। वो बिरसा से जिंदा रहने से ज्यादा उसकी लाश से भी डरते थे। तो क्या विद्रोह यहीं खत्म हो गया? क्या बिरसा की कुर्बानी बेकार गई? बिल्कुल नहीं। यही तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। शारीरिक रूप से विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन उलगुलान की गूंज वो लंदन तक पहुंची। अच्छा। अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हुआ कि आदिवासियों के हक को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें उनकी जमीन से जुड़े कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात कर रही हैं? जी, 1908 में ये कानून पास हुआ। और इसने क्या बदला? इस कानून ने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। और ये कानून आज भी लागू है? आज भी लागू है। जिस अबुआ राज के लिए बिरसा लड़े थे, ये कानून उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी और स्थायी जीत थी। मतलब उनकी शहादत ने वो कर दिखाया जो शायद वो जिंदा रहकर भी न कर पाते। बिल्कुल। और आज उनकी विरासत कितनी विशाल है। उन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है। जी। उनका जन्मदिन 15 नवंबर अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ,
यहाँ तक कि भारतीय संसद में भी उनकी तस्वीर लगी है। ये एक ऐसा सम्मान है जो चुनिंदा राष्ट्र निर्माताओं को ही मिलता है। तो ये कहानी एक ऐसे नायक की है जो हारा, पकड़ा गया और मार दिया गया, लेकिन अंत में जीता वही। बिल्कुल, एक साधारण सा युवक जो अपने लोगों के सम्मान और हक के लिए लड़ते हुए एक अमर नायक बन गया। और ये कहानी आज के समय के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ती है। क्या सवाल? हमारे स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं। सोचने वाली बात है कि बिरसा मुंडा जैसे जमीनी नायकों को हमारी इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ में क्यों समेट दिया जाता है? ये तो है। क्या हम अनजाने में अपनी जड़ों और अपने असली नायकों से दूर किए जा रहे हैं, जिनके संघर्ष आज भी उतने ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास को देखने का एक नया नजरिया